second feature, x3 is the third feature, and x4 is the fourth feature, right? Then n is the number of features. Then we look at this vector xi. अगर आपको याद हो तो सुपरस्क्रिप्ट जो था, लाइक एक चीज सबस्क्रिप्ट है जो नीचे आती है और एक है सुपरस्क्रिप्ट जो ऊपर आती है. अगर आपको याद हो तो पैरेंथेसिस के अंदर हमने जो सुपरस्क्रिप्ट था उसको क्यों इंक्लूड किया था? हम वो इंक्लूड करते थे ट्रेनिंग एग्जाम्पल का नंबर बताने के लिए. लाइक अगर फर्स्ट ट्रेनिंग एग्जाम्पल है तो सुपरस्क्रिप्ट में 1 लिखा हुआ होगा, अगर दूसरी ट्रेनिंग एग्जाम्पल है तो सुपरस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ होगा, और अगर तीसरी ट्रेनिंग एग्जाम्पल है तो सुपरस्क्रिप्ट में 3 लिखा हुआ होगा, राइट? सो लाइक xi रिप्रेजेंट्स द फीचर्स ऑफ ith ट्रेनिंग एग्जाम्पल. अच्छा, अब यहाँ मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखें तो यहाँ i 1 है, राइट? दिस इज ट्रेनिंग एग्जाम्पल नंबर 1, दिस इज ट्रेनिंग एग्जाम्पल नंबर 2, this is training example number 3, right? Okay, now within that training example it's not just one number now. हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल में 4 फीचर्स की वैल्यूज है, राइट? तो यहाँ आपको नजर आ रहा है हमने लिखा हुआ है xi और हमने x के ऊपर एक एरो भी डाला हुआ है. You see that arrow? There is arrow, right? That arrow basically says that x is not a scalar quantity, instead it is a vector. And why is it a vector? Because it has more than one values, right? So for example x2 की वैल्यू क्या होगी? सुपरस्क्रिप्ट अगर हम 2 इस्तेमाल करें, x2 की वैल्यू होगी 1416, 3, 2 और 40, राइट? और अगर आप इसमें से किसी एक फीचर को आइडेंटिफाई करना चाहें, मिसाल के तौर पे इसको, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? वी विल बी राइटिंग इट एज x2, 2 सुपरस्क्रिप्ट होगा, it is coming from training example 2 and it is the value of feature number 3. So x23 will be representing this value 2, right? So we talked about superscripts before this case. हमने कहा था कि ट्रेनिंग एग्जाम्पल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे और सुपरस्क्रिप्ट को पैरेंथेसिस में लिखेंगे, राइट? That will not be representing the power of the variable, instead it will be representing the training example number, right? And in the beginning we were talking about only one feature. Now since we have more than one features, so we will also be representing the feature number as a subscript now, जो हम पहले नहीं कर रहे थे, right? कोई सवाल है तो पूछ लीजिए. Is everything okay so far? Okay. अब सिमिलरली मॉडल में क्या तब्दीली आएगी? पहले हमारा मॉडल था कि हमारा फंक्शन f जो कि एक वेरिएबल किसी इनपुट x पे डिफाइंड है और जिसके 2 पैरामीटर्स हैं w एंड b, और वो बराबर किसके था? w into x plus b के. अब चूंकि फीचर्स ज्यादा हो गए, feature has now become a vector, kind of vector. X is a vector now, right? So हमारे पास जितने फीचर हैं हमें उतने ही w's लेने पड़ेंगे, उतने ही weights लेने पड़ेंगे. So now it will become w1 into x1 plus w2 into x2 plus w3 into x3 plus w4 into x4, क्योंकि 4 फीचर्स हैं. इस केस में 4 फीचर्स हैं तो w's भी हमें 4 लेने पड़ेंगे. b एक ही रहेगा अलबत्ता. The intercept will remain 1 plus b. That is how it will now become, right? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ एग्जांपल वैल्यूज यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हमारी एग्जांपल है, उसके मुताबिक हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो इनपुट x है और जो वेट्स और बायस हम ले रहे हैं इसके अंदर, अगर हम इक्वेशन ये इस्तेमाल करें, हम कहेंगे कि w1 की वैल्यू 0.1 रख दी हमने, w2 की वैल्यू 4, w3 की वैल्यू 10, w4 की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 18. These are hypothetical values. इनका मतलब क्या है? इनका मतलब बेसिकली ये है कि आप यूं कह लें कि ये जो 80 है ये तो घर की बेस प्राइस है, क्योंकि ये किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो ये तो एक कांस्टेंट की तरह आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे. इस इक्वेशन के मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि किसी भी घर की बेस प्राइस हमारी इक्वेशन के मुताबिक कम से कम 80 से शुरू हो रही है, राइट? दिस इज द बेस प्राइस ऑफ द हाउस, राइट? ओके, देन इसका क्या मतलब है? x4 अगर आपको याद हो तो x4 था एज ऑफ द हाउस इन ईयर्स.
यहां हम एज इसके लिए वेट इस्तेमाल कर रहे हैं -2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि घर की जितनी उम्र है, जितने साल, फॉर एग्जांपल अगर घर की उम्र 10 साल है तो उसकी प्राइस में जो बेसिकली आप क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी कीमत में ट्वाइस या 2000 इनटू दैट नंबर ऑफ ईयर्स डॉलर्स की कमी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर घर 2 साल पुराना है तो 2 ज़रब 2000 $4000 की कमी होगी। अगर घर 10 साल पुराना है तो 10 इंटू 2000 $20,000 की कमी हो जाएगी उसके अंदर, राइट। तो आप यहाँ बेसिकली ये तय कर रहे हैं कि घर के जो घर है वो जितना पुराना होता जाता है तो उसकी वैल्यू पे कितना फर्क पड़ता है। W बेसिकली ये तय कर रहा है यहाँ पे आपके लिए W4। सिमिलरली अगर आप इसको देखें, X3 नंबर ऑफ फ्लोर्स को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि जितने घर के नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं उतने टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का इसमें इजाफा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर घर का फ्लोर 1 है तो उसमें $10,000 का इजाफा कर दें। अगर घर के फ्लोर 2 हैं तो $10,000 मजीद यानी $20,000 का इजाफा कर दें। अगर 3 फ्लोर है तो यानी आप ये कह रहे हैं कि हर फ्लोर के लिए हम $10,000 का इजाफा करते हैं, राइट। आप इस मॉडल के मुताबिक। अच्छा, तीसरी चीज आप मिसाल के तौर पे अगर ये देखें नंबर ऑफ बेडरूम्स, ठीक है। आप ये कहते हैं कि जी जितने नंबर ऑफ बेडरूम्स हैं हर बेडरूम के लिए $4,000 का इजाफा होगा घर की कीमत में। 1 बेडरूम है तो $4,000, 2 बेडरूम है तो $8,000, 3 बेडरूम है $12,000, राइट। दिस इज व्हाट योर मॉडल इज सेइंग, राइट। सिमिलरली अगर आप साइज को लें, साइज क्या है स्क्वायर फीट में, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं 0.1 का मतलब है अगर आप 0.1 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 100, राइट। सो आप ये कहते हैं कि हर स्क्वायर फीट के लिए घर की कीमत में $100 का इजाफा होगा। हर स्क्वायर फीट के लिए घर की कीमत में $100 का इजाफा होगा। अगर 100 स्क्वायर फीट का घर है तो 100 ज़रब 100, अगर 200 स्क्वायर फीट का घर है तो 200 ज़रब 100, और अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो 1000 ज़रब 100। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस दैट। सो बेसिकली हर फीचर के साथ जो वेट आप लगा रहे हैं वो वेट ये तय करता है कि इस फीचर की कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है इसके अंदर। मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ फीचर्स की सिग्निफिकेंस मुख्तलिफ हो सकती है, और बेसिकली आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का पर्पस क्या होता है कि वो W's और B's की वैल्यूज को तब्दील करके ये एंश्योर करने की कोशिश करे कि इसकी बेस पे जो प्रेडिक्शन हो रही है वो एक्चुअल वैल्यू के करीबन बराबर ही आ रही है, राइट। तो आप उसमें प्ले किसके साथ कर रहे होते हैं, W's और B की वैल्यूज के साथ, राइट। सो दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ डेटा दैट इज अवेलेबल। तो यहाँ 4 वेरिएबल थे तो आपने W1, W2, W3, W4 कर लिया। सपोज इफ यू हैव n वेरिएबल्स यू विल बी सेइंग दैट f of x defined over the parameters W's and B is W1 x1 plus W2 x2 plus so on Wn xn plus B। अगर आप इसकी एक जनरल इक्वेशन लिखें for multiple variables तो it will be this equation that you see right at the bottom, right। अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने के बारे में सोचें कि हम इसको अगर पाइथन के अंदर फॉर एग्जांपल इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसकी रिप्रेजेंटेशन की शक्ल क्या होगी। बेसिकली अगर आप डेटा सेट लेंगे तो डेटा सेट के अंदर तो फीचर्स होंगे, वेट्स तो नहीं होंगे। डेटा सेट के अंदर वैल्यू होगी कि घर का साइज कितना है स्क्वायर फीट में, डेटा सेट के अंदर वैल्यू होगी कि बेडरूम्स कितने हैं, डेटा सेट के अंदर वैल्यू होगी कि नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं। लेकिन डेटा सेट में ये वैल्यू तो नहीं होगी कि फ्लोर्स को वजन कितना देना है, फ्लोर्स के एसोसिएटेड जो वेट होगा W होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू तो हमने तय करनी होती है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इट्स लाइक रादर इजी टू लाइक फिगर इट आउट। हम ये कहते हैं कि हम जो हमारे फीचर्स हैं उनका एक अलग वेक्टर ले लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास x1, x2, x3 सो ऑन xn ये सारे के सारे फीचर्स हैं, ये सारी की सारी इनपुट्स हैं, और इसको हम एक वेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगेन ये जो एरो है
ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक सिंपल क्वांटिटी नहीं है बल्कि इट्स अ वेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी क्वांटिटीज, मैनी नंबर्स, राइट। अब अगली बात हमें मालूम है कि जितने फीचर्स होंगे उतने ही वेट्स हमें लेने होंगे। तो अगर हमारे पास फीचर 4 थे तो वेट भी 4 थे, और अगर फीचर 50 होंगे तो वेट भी 50 होंगे, और अगर फीचर n होंगे तो वेट भी n ही होंगे, राइट। सो अब आपके पास अगर फीचर वेक्टर ये है तो आपके पास जो वेट्स वेक्टर है वो भी इसी डायमेंशन का होगा, w1 w2 w3 सो ऑन wn। b अलबत्ता एक ही होगा। द इंटरसेप्ट विल, बिकॉज इंटरसेप्ट ने आपकी प्लेन के अंदर ये तय करना है कि उसने y डायमेंशन को किस पॉइंट पर टच करना है, सो दैट विल स्टिल बी वन नंबर, वन पैरामीटर ओनली, राइट। whereas weights will be different for each feature, right। अच्छा, अब अगर हम ये निकालना चाहें इन तमाम के कॉम्बिनेशन को, अगर हम ये कंप्यूट करना चाहें f of wb over x, अब आप देखें हमने x के ऊपर भी एरो डाला हुआ है, सो दैट मींस वी आर सेइंग x इज अ वेक्टर, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने w के ऊपर भी एरो डाला हुआ है, दैट मींस w इज आल्सो अ वेक्टर। सो वी विल बी सेइंग दैट ओके इट विल बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ w and x, where w is a vector and x is a vector and both have same dimensions, दोनों की dimensions same है, right। You get this point? दोनों की dimensions same है, यानी अगर features 4 हैं तो w's भी 4 हैं, अगर features 50 हैं तो w's भी 50 हैं, right। So अब इनके डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? इनका इसका मतलब बेसिकली ये है, जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बेसिकली मैट्रिक्सेस के अंदर दो चीजें होती हैं लीनियर अलजेब्रा के अंदर जब आप पढ़ते हैं, एक चीज होती है डॉट प्रोडक्ट और एक होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? डॉट प्रोडक्ट और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या फर्क होता है? Have we talked about dot product? Dot product? यानी दोनों में फर्क क्या हुआ? So basically जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है दैट इज सिंपल एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ एवरीथिंग है, राइट। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप डायमेंशंस मैच करके थोड़ी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट इज सिंपल, यानी अब अगर मैं कह रहा हूं कि w और x का मैंने डॉट प्रोडक्ट लेना है, इसका मतलब क्या है? तो पहले मुझे देखना है कि w की डायमेंशंस क्या है और x की डायमेंशंस क्या है। फर्स्ट करें w में 4 नंबर है और x में भी 4 नंबर है, ठीक है। सादा सा डॉट प्रोडक्ट का तरीका क्या है? w का पहला नंबर लें, x के पहले नंबर से मल्टीप्लाई करें, जमा। w का दूसरा नंबर लें, x के दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जमा। w का तीसरा नंबर लें, x के तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जमा। w का चौथा नंबर लें, x के चौथे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। सो डॉट प्रोडक्ट में आप एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं और फिर आप उनको सम भी कर रहे होते हैं और उसका जवाब फिर आपके पास एक नंबर आएगा। उसका जवाब एक मैट्रिक्स नहीं बनेगा बल्कि एक नंबर है, क्योंकि सब ऐड हो जाएंगे। तो जब आप सबको ऐड कर देंगे दे विल बी वन नंबर ओनली, राइट। सो दिस विल बी बेसिकली w1 into x1 plus w2 into x2 plus w3 into x3 plus so on wn into xn, and you will also be adding b at the end, right, because your equation is wx plus b, right. So now you know what dot product is, right. So in this equation we are just taking dot product of w's and b's, so they will give you one scalar quantity. So we call it like multiple linear regression. If you remember, तो जब हम एक वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे थे तो हमने कहा था कि it is called also called univariate linear regression, right. So when we are using multiple variables in linear regression we call it multiple linear regression.
Based on the same acronym, we might tend to say that it's maybe multivariate regression. Multivariate represents something else, right? It is not multivariate linear regression, it is multiple linear regression. लिटरेचर में मल्टीवेरिएट का मानी किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिया जाता है. सो लाइक इट इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. ओके, आप जब ये चीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये जो हमने डॉट प्रोडक्ट की भी बात की, ठीक है, लाइक व्हेन वी से लाइक w इज मल्टीप्लाइड विद x, वी से दैट जब आप w को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी w का साइज है, जो भी x का साइज है, उसको एलिमेंट वाइज आप मल्टीप्लाई करके उन सबको ऐड करके एक क्वांटिटी ले लेते हैं, राइट. ये जो कंप्यूटेशन है, ये कंप्यूटेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है अगर w और x का साइज बड़ा हो. अगर w का साइज और x का साइज लिमिटेड है, 50, 100, 200, 300 नंबर्स हैं, तो ये डॉट प्रोडक्ट कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन नहीं है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कंप्यूटेशन नहीं है. लेकिन समटाइम्स यू हैव टू मच डेटा. अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है, यू हैव लाइक टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटीज or maybe like hundreds of thousands of quantities, or sometimes you have millions of quantities to multiply, right? So when you have like lots of data on which you need to perform these kind of operations, it becomes very time consuming, right? Python के अंदर एक बहुत अच्छा फीचर इस किस्म की computations को accommodate करने के लिए जो दस्तयाब है, that is called vectorization. NumPy के अंदर बाय डिफॉल्ट ये वेक्टराइजेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है. नाउ वी विल जस्ट अनरेवल कि वेक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, वेक्टराइजेशन हमारी मदद कैसे करती है. सो मिसाल के तौर पे आपके पास W एक एरे है, आपने इसको NumPy एरे के तौर पे डिक्लेयर कर लिया. इसमें तीन क्वांटिटीज हैं, 1.0, 2.5 एंड -3.3, राइट. अच्छा, सिमिलरली आपके पास b a की वैल्यू है 4, और आपके पास x भी एक वेक्टर है, उसके अंदर भी आपके पास तीन वैल्यूज हैं, 10, 20 और 30, राइट. अब ये तीन ही नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई कर, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना ज्यादा मुश्किल नहीं है. आप 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, और -3.3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन सबको ऐड कर देंगे, और फाइनली इसमें b भी ऐड कर देंगे. आपका काम हो गया, आपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की आउटपुट उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए निकाल ली, राइट. अच्छा, अब अगर हम इस चीज को इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचें, इसको इंप्लीमेंट करने का एक तरीका क्या है, आप W0 को x0 से मल्टीप्लाई करें, W1 को x1 से मल्टीप्लाई करें, और W2 को x2 से मल्टीप्लाई करें, उन सबको ऐड कर दें. ये है वो तरीका जो भी हमने वर्बली डिस्कस किया. यही कर रहे हैं ना हम, ठीक है. अच्छा, अगर तो ये 3-4 नंबर हैं तो फिर तो हम इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. लेकिन अगर 100 नंबर हो तो फिर हम यही लिखते रहेंगे, x99 और w99 तक जाएंगे. 1000 हो तो, 10,000 हो तो इसका एक आसान सा हल है, लूप लगा दें, राइट. लूप लगा के काम बहुत आसानी से हो जाएगा. आप लिखेंगे जनाब फॉर j इन रेंज 0 to n, 0 से लेके n is the size of the features here, right. तो आप क्या करेंगे, आप f is equal to f plus wj into xj, और आखिर में जाके आप उसमें b ऐड करें. तो आप यहाँ सम f वेरिएबल के अंदर सारा सम इकट्ठा करते जा रहे हैं. आपने एक लूप लगा के काम कर लिया, राइट. लूप से आपको क्या एडवांटेज हुआ कि अब आपके पास 100 नंबर है, 1000 नंबर है, 1,00,000 नंबर है, डजंट मैटर, ये सब कुछ एक इन्हीं लाइंस के अंदर कंप्यूट हो जाएगा. सो योर कोड बिकेम स्मार्ट, but it still is not fast. So what is vectorization? इसका vectorized version हमने लिखा हुआ है. You simply write w dot x plus b. इसी को अगर हम Python में लिखें तो हम लिखते हैं np dot wx. np is like short for numpy. Dot is the period which is used to like call any function of the NumPy library, and the function that we are calling in this case is dot. So dot is the function of the NumPy library which is able to calculate the dot product of the two inputs. आपने इसको दो inputs क्या दिए हैं, w और x. w भी एक वेक्टर है और x भी एक वेक्टर है,
राइट, ये इनका डॉट प्रोडक्ट आपको निकाल देगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा कि W और X की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, वो सारी सम अप हो जाएंगी और उसके बाद उसमें B ऐड हो जाएगा, राइट। नाउ it became even more smart as code, right? And now I'm saying that not just that the code became very short and the loop is eliminated, हमने यहाँ पे loop नहीं लगाई है। We are saying that it no matter कि x और z के साथ x और w के sizes क्या हैं, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली आपके लिए डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। सो लूप निकल गई, राइट, बट काम तो इसको सारा करना ही है, मल्टीप्लिकेशंस भी सारी करनी पड़ेंगी और एडिशंस भी सारी करनी पड़ेंगी। तो बुनियादी सवाल ये आया कि ये फास्ट कैसे हो गया, राइट, हाउ डिड इट बिकम फास्ट। सो बेसिकली जो वेक्टराइजेशन है दैट टेक्स द एडवांटेज ऑफ द पैरेललाइजेशन अवेलेबल इन दी हार्डवेयर। अब आप जानते हैं कि अगर आप आम एक सिस्टम भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें एक प्रोसेसर नहीं होता, बल्कि यूजुअली कम से कम 4 कोर्स होती हैं, यानी 4 प्रोसेसर होते हैं। अगर आप 7th जनरेशन या इस किस्म के प्रोसेसर इस्तेमाल करें से ऑनवर्ड के, उनमें आमतौर पे 8 कोर्स होती हैं, यानी 8 प्रोसेसर होते हैं, यानी 8 काम साइमल्टेनियसली हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर आगे चले जाएं तो अब हम अक्सर GPUs का इस्तेमाल करते हैं। GPUs स्टैंड फॉर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, राइट। तो बहुत सारी मशीन्स के अंदर हमने डेडिकेटेड GPUs लगाए हुए होते हैं। जो GPUs होते हैं उसमें hundreds and in many cases thousands of processors होते हैं, छोटी छोटी कैपेसिटी के 200, 300, 400 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगा हुआ उसके अंदर, लेकिन उसमें 200, 300, 400, 800, 1000, 1200, 1500 प्रोसेसर लगे हुए हैं, राइट। इसका मतलब क्या है कि वो अगर 1200 प्रोसेसर लगे हुए हैं तो वो 1200 कंप्यूटेशंस इन पैरेलल कर सकता है। आपने एक कंप्यूटेशन एक प्रोसेसर को दे दी, दूसरी दूसरे को, तीसरी तीसरे को, 100वीं को, 1000वीं 1000वें को, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो वो काम जो स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेसर के ऊपर एक एक करके होना था, ये सारा काम अब इन पैरेलल हो जाएगा। तो अगर आप पैरेललाइजेशन का फायदा उठाएं तो आपका जो कंप्यूटेशन स्पीड अप है वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू अगर आप उसे लेगेसी अंदाज के अंदर कंप्यूट कर रहे हैं। तो अगर आप मिसाल के तौर पे विदाउट वेक्टराइजेशन ये लूप की मदद से कोड चलाते हैं तो पहले क्या होगा, W0 X0 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसका सम ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, W1 X1 से मल्टीप्लाई होगा, इसको भी उसमें ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, W2 X2 से मल्टीप्लाई होगा, उसको भी उसमें ऐड कर लेंगे। तो ये सारे स्टेप एक 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 करके होंगे। लेकिन अगर आप पैरेललाइजेशन का एडवांटेज लेंगे तो आप क्या करेंगे, पूरा वेक्टर उठाया आपने, फर्ज करें इसमें 16 वैल्यूज हैं, ठीक है, और इधर भी आपके पास पूरा वेक्टर है, आपने 16 प्रोसेसर्स साइमल्टेनियसली इस्तेमाल किए और एक ही वक्त में ये 16 मल्टीप्लिकेशंस कर दी, राइट। उसके बाद आपने जो एडिशंस करनी थी, जो एक एक करके एक प्रोसेसर के ऊपर होनी थी, वो भी मल्टीपल प्रोसेसर्स के ऊपर साइमल्टेनियसली कर ली। सो यू गॉट अ लॉट ऑफ स्पीड अप कंपेयर टू नॉन वेक्टराइज्ड इंप्लीमेंटेशन। सो NumPy, अगर आप अब यही काम अगर आप लूप की मदद से करेंगे, खुद कर रहे होंगे, NumPy से मदद नहीं ले रहे होंगे, NumPy का बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, इसका मतलब क्या है कि आप सिस्टम में मौजूद पैरेललाइजेशन का एडवांटेज नहीं ले रहे होंगे। Whereas अगर आप यही काम NumPy के बिल्ट इन फंक्शन से करवा रहे हैं तो NumPy is by default made so that it can take the advantage of the parallelization available in your computer's hardware. And it usually gives a lot of speed up. अगर थोड़े बहुत नंबर हैं 100, 200, 400, 1000, 1200, 1500, it doesn't matter. But if you have like lots of numbers to process, when you really deal with proper data, you have like lots of quantities to like process at that time, and it becomes very very handy. And in fact, अगर आप सादा लफ्जों में 1 लाख 10 लाख नंबर्स ले लें और 10 लाख नंबर्स का डॉट प्रोडक्ट लें, ठीक है, उसको एक लूप की मदद से कंप्यूट करें
और numpy की मदद से कंप्यूट करें, राइट? आप 1 लाख नंबर्स ले लें, 1 लाख नंबर्स का एक वेक्टर लें, 1 लाख नंबर्स का एक और वेक्टर लें, आपने उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। आप डॉट प्रोडक्ट उसका 2 तरीके से निकालें, एक लूप लगा के जैसे हमने लेफ्ट में किया हुआ है, दूसरा एमपी के डॉट फंक्शन की मदद से, ठीक है? इन दोनों के अंदर स्पीड का जो फर्क है वो तकरीबन 300 गुना का फर्क होगा, 300 टाइम्स। So on a regular processor, if np dot dot takes 1.5 seconds, it will take roughly 500 seconds on like non-vectorized version. So like it's like 1 सेकंड और 5 मिनट, जैसे एक काम 1 सेकंड में आप कर सकते हैं, वही काम किसी दूसरी जगह पे आप 5 मिनट में करेंगे। It's a huge amount of time difference. So that's why it is always encouraged that you use the vectorized implementations of these things. Okay जी।